शुभ प्रभात। मैं प्रशांत कुमार चतुर्वेदी यूएस एकेडमी राजपुर कैंपियरगंज से आपका हिंदी का शिक्षक। विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा छठवीं की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 के चतुर्थ अध्याय चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी की रचनाएं हमें आगे की कक्षाओं में भी पढ़ने को मिलेंगी। इस कविता में कवि ने एक 10 से 11 साल की बालिका के मनोभावों का वर्णन किया है। उस बालिका की उम्र 10 से 11 वर्ष है, यानी उसकी उम्र लगभग आप ही की उम्र के बराबर होगी। बच्चे कल्पनाशील होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। जब उनके सामने कोई नई चीज प्रस्तुत होती है, कोई नया तथ्य उनके सामने प्रकट होता है, कोई नई आकर्षक वस्तु उनके सामने आती है, तो उसके बारे में जानने की इच्छा उनकी प्रबल होती है। उसको लेकर उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर पाने हेतु वे अपने बड़े भाई, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों व अपने मित्र मंडली का सहयोग लेते हैं। जब वहाँ से सकारात्मक या कोई संतोषजनक उत्तर उन्हें प्राप्त होता है, तब जाकर के उनकी जिज्ञासा शांत हो पाती है। कभी कभी स्थितियां भिन्न होती हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में वे स्वयं के कल्पित विचारों के आधार पर ही उसके उत्तर ढूंढ लेते हैं और उसे ही सत्य मान लेते हैं। इस कविता में भी कवि ने कुछ ऐसे ही विचार प्रस्तुत किए हैं। बालिका रात्रि के समय टिमटिमाते हुए तारों के बीच सुंदर स्वरूप वाले चांद को देख करके भिन्न भिन्न तरह की कल्पनाएं करती है। कवि ने इस कल्पना को, बालिका के उस कल्पना को इस पाठ में व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि बालिका को चांद का स्वरूप कुछ टेढ़ा सा नजर आता है। वह आकाश में टिमटिमाते हुए तारे और दूर क्षितिज तक फैले हुए इस काले आकाश को देख करके ऐसी कल्पना करती है जैसे कि वे एक वस्त्र का कार्य कर रहे हैं जो चांद को चारों ओर से ढके हुए हैं और चांद का सिर्फ सुंदर सा मुखड़ा ही दिखाई दे रहा है। चांद ने एक ऐसा वस्त्र पहन रखा है जिसमें ढेर सारे तारे जड़े हुए हैं। कवि कहते हैं कि बालिका को लगता है जैसे चांद ने आकाश रूपी वस्त्र धारण कर रखा है और उसका यह वस्त्र कहीं सीमित क्षेत्र में नहीं है, बल्कि पूरे आकाश, पूरे दूर क्षेत्र, पूरे आकाश को उसने पूरी तरह से ढक रखा है। बालिका चांद के घटते बढ़ते स्वरूप को देखकर भी कल्पना करती है। उसको लगता है जैसे चांद को कोई रोग हो गया है। चांद क्या है? चांद एक रोगी के समान है। इसी वजह से उसके आकार में विकार आता रहता है, बार बार परिवर्तित होता रहता है। कभी वह घटता चला जाता है तो कभी वह बढ़ता चला जाता है और फूल करके गोल आकार में हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों की कल्पना का कोई और छोर नहीं होता है। इस कविता में भी कवि ने उस बालिका के इन सुंदर से मनोभावों का, इन कल्पित विचारों का वर्णन किया है। इस कविता को हम पढ़ते हैं, उसमें जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को जानते हैं और कविता के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं चांद से थोड़ी सी गप्पे। ठीक है, आइए कविता को शुरू करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। सिर्फ मुख खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है क्योंकि वाह जी वाह, खूब है गोकी वाह जी वाह। तो इस कविता के पहले कठिन शब्दों को जान लें, फिर उसके बाद इसके अर्थ की बात करेंगे। देखिए, मगर का अर्थ है लेकिन, जरा मतलब थोड़ा सा, और तारो जड़ा मतलब तारों से जड़ा हुआ। गोरा चिट्टा, गोरा का मतलब जान ही रहे हैं आप, चिट्टा मतलब सफ़ेद है। गोल मटोल भी मतलब गोल, थोड़ा सा गोल आकार, या गोल मटोल मतलब चारों ओर से गोल दिखने वाला। पोशाक मतलब वस्त्र। चारों सिमत मतलब होता है दिशाएं।
चारों ओर, ठीक है, चारों दिशा या चारों ओर से है यहाँ, ठीक ना। तो अब इस कविता के अर्थ की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, इस जो कविता है, यह जो कविता है, इसमें कवि ने कल्पना की है। कवि ने क्या कल्पना की है? कवि ने बताया कि बालिका कल्पना कर रही है, ठीक है। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने बालिका और चाँद के बीच जो वार्तालाप हो रहा है, बालिका चाँद को देखकर जिस तरह की बातें कह रही है, उसको एक वार्तालाप का रूप देते हुए कह रहा है, कल्पना करते हुए कहता है कि बालिका चाँद से कहती है कि हे चाँद, तुम क्या हो? तुम गोल होकर भी थोड़े से तिरछे नजर आते हो। गोल हो हैं खूब, मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। बालिका कहती है चाँद से कि हे चाँद, तुम गोल तो नजर आते हो, लेकिन कहीं न कहीं तुम्हारा स्वरूप थोड़ा बहुत तिरछा दिखाई देता है, ठीक है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। ये सब कल्पनाएं हैं, बालिका की कल्पना है। बालिका चंद्रमा को देखकर उसे वार्तालाप करते हुए कल्पना भी कर रही है, ठीक है। वह कहती है आप पहने हैं कुल आकाश तारों जड़ा, ठीक है। अब बालिका आकाश और आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को देखकर कल्पना कर रही है और चांद से कह रही है, हे चांद, लगता है तुमने सितारों से जड़ा हुआ यह आकाश रूपी वस्त्र धारण कर रखा है। लगता है तुमने सितारों से जड़ा हुआ यह आकाश रूपी वस्त्र धारण कर रखा है। और इन जैसे आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को देखकर कवि ने बालिका के मनोभावों को व्यक्त किया है और कहा है कि जैसे बालिका कल्पना करके चांद से कह रही है कि हे चांद, ऐसा लगता है इस आकाश में टिमटिमाते हुए तारों और तारों के बीच में दिखने वाले तुम को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमने ये आकाश रूपी वस्त्र को अपने ऊपर धारण कर रखा है, जिसमें ढेर सारे सितारे जड़े हुए हैं। एक ऐसा वस्त्र पहन रखा है जिसमें ढेर सारे तारे जड़े हुए हैं, और इस वस्त्र को पहन लेने के बाद सिर्फ तुम्हारा क्या गोरा चिट्टा चेहरा ही नजर आता है। इस वस्त्र को पहन लेने के बाद तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग नजर नहीं आ रहा, सिर्फ क्या दिख रहा है? तुम्हारा गोरा चिट्टा चेहरा नजर आ रहा है, ठीक है। और उस चेहरे को देखने के बाद, ठीक है, गोरा चिट्टा तो है, लेकिन कहीं न कहीं तुम्हारे चेहरे में कुछ गोल मटोल होने के साथ साथ कुछ कुछ क्या है, कुछ टेढ़ा भी है। हल्का हल्का तुम्हारा चेहरा तिरछा नजर आता है, ठीक है। तुम सुंदर दिखते हो, बड़े ही अनोखे दिखते हो। तुम सुंदर दिखते हो, बड़े ही अनोखे दिखते हो। वह कहती है कि तुमने जो वस्त्र धारण कर रखा है एक ऐसा वस्त्र है जो चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ है। तुमने जो वस्त्र धारण कर रखा है वह चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ है। तुम सुंदर तो दिख रहे हो, लेकिन सुंदर गोरे चिट्टे तो दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे में कुछ तिरछापन है, ठीक है। आगे देखते हैं। बालिका कहती है वाह जी वाह। बालिका कहती है वाह जी वाह। हाँ, बालिका कहती है वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, समझते ही नहीं, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब बालिका समझ रही है। बालिका, अभी इस कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके अर्थ, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं, तब इसके अर्थ की बात करेंगे। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। दम नहीं लेते, कब तक दम नहीं लेते? जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। अब देखिए, इसके जो थोड़े से कठिन शब्द हैं, वैसे सामान्य ही शब्द हैं, कोई कठिन शब्द दिख नहीं रहा, फिर भी देख लीजिए। जो बुद्धू मतलब होता है मूर्ख, नीरा का मतलब होता है पूरी तरह से, नीरा का मतलब बिल्कुल या पूरी तरह से, ठीक है। फिर देखिए, फिर और कोई कठिन शब्द दिख नहीं रहा, ठीक ना। देखिए आखिरी में, हाँ देखिए, दम लेने का मतलब है सांस लेने से। दम लेना मतलब बिल्कुल ही दम नहीं लेते दिया है ना, तो दम लेने का मतलब यहाँ सांस लेने से है।
फिर देखिए मरज, मरज मतलब होता है बीमारी, बरज का मतलब, मर्ज का मतलब है मरज का मतलब मर्ज से है, मर्ज, मर्ज मतलब बीमारी होती है, ठीक है, कोई रोग से, रोग की बात की जा रही है। देखिए अब इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में कवि ने उन दोनों की वार्तालाप यानी बालिका और चाँद के बीच वार्तालाप की कल्पना करते हुए वह कह रहा है, क्या कह रहा है कि बालिका किससे कह रही है, अभी वार्तालाप किसके किसके बीच हो रही है, बालिका और चाँद के बीच, तो बालिका चाँद से ही कह रही है। चाँद से कहती है कि लगता है तुम मुझे मूर्ख समझते हैं, लगता है, हे चांद, लगता है तुम मुझे मूर्ख समझते हो, तुमको ये लगता है कि मैं समझदार नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं है कि आखिर तुम्हारे स्वरूप में ऐसा विकार क्यों दिखाई दे रहा है, लगता है तुम मुझे मूर्ख समझते हो, जैसे कि मैं कुछ जानती ही नहीं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मुझे सब कुछ पता है, तुम ये नहीं जानते कि मुझे सब कुछ पता है, तुम रोज रोज क्यों घटते चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, तुम रोज रोज घटते क्यों चले जाते हो, तुम्हारे आकार में इस प्रकार परिवर्तन क्यों दिखाई देता है, और अगर जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, कब तक बढ़ते चले जाओ, जब तक कि तुम गोरी तरह से गोल मटोल नहीं हो जाते। आखिर इसका तुम्हारे इस प्रकार स्वरूप में इस तरह के परिवर्तन आने का कारण क्या है, ऐसा लगता है कि मैं समझ ही नहीं रहे हूँ, ऐसा लगता है कि तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो, बेवकूफ़ समझ रहे हो, और मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे आकार और स्वरूप, तुम्हारे आकार तुम्हारे स्वरूप में इस प्रकार परिवर्तन का कारण मुझे समझ नहीं आता, लेकिन यह तुम्हारी भूल है, यह तुम्हारी अज्ञानता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं, इतनी मूर्ख नहीं कि मैं तुम्हारे घटते और बढ़ते स्वरूप के बारे में, उसके कारण के बारे में न जान पाऊँ, मुझे सब पता है कि तुम क्यों बढ़ते चले जाते हो और क्यों घटते चले जाते हो, तुम तब तक बढ़ते चले जाते, तुम घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, और जब बढ़ते हो तो तब बढ़ते ही चले जाते हो, और तब तक बढ़ते चले जाते हो जब तक पूरी तरह से गोल मटोल ना हो जाओ, और गोल मटोल हो जाने के बाद ही तुम दम लेते हो, सांस लेते हो, यानी कि रुकते हो, ठीक है, तुम तभी दम लेते हो जब पूरी तरह से बिल्कुल गोल मटोल हो जाते हो, तभी तुम मानते हो, तभी तुम्हारे आकार में परिवर्तन होना बंद होता है। लेकिन मुझे पता है यह क्या है, तुम्हारा इस प्रकार से स्वरूप में परिवर्तन आना यह कोई तुम्हारा गुण नहीं बल्कि तुम्हारी एक बीमारी है, मुझे इस बात की जानकारी है, मुझे इस बात का ज्ञान है कि यह कोई तुम्हारा गुण नहीं है बल्कि क्या है, यह एक बीमारी है, और बीमारी के कारण ही इस प्रकार तुम बढ़ते चले जाते हो और इस प्रकार तुम घटते चले जाते हो, यह तुम्हारे बस में नहीं है, यह तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम अपने आकार को बढ़ने से रोक लो या छोटा करने से रोक लो, ठीक है, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, यह मर्ज, यह बीमारी तुम्हारी ठीक होने का नाम नहीं लेती, तुम सदैव ही ऐसे घटते और बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बालिका की सामान्य सी सोच है, उसकी सामान्य सी कल्पना है, उसी को कवि ने, बच्चे ऐसे ही कल्पना करते हैं, बच्चे ऐसे ही कल्पना करते हैं, कवि ने इस कविता में उस बालिका के मनोभाव का वर्णन किया है कि बच्ची किस प्रकार से, छोटी सी बच्ची किस प्रकार से कल्पना कर सकती है। तो बहुत ही सामान्य सा अर्थ था इस कविता का, बहुत ही जिस प्रकार की गद्यात्मक शैली में लिखी गई कविता है उसी प्रकार का उसी प्रकार का इसका सामान्य सा अर्थ भी है, ठीक है। बच्चों की कल्पना का और छोर नहीं होता, वह किसी के बारे में कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तो चाँद के, देखिए चाँद के बढ़ने और घटने का उसका वैज्ञानिक कारण तो उसे नहीं पता है, लेकिन उसका उसे अभी इतनी समझ नहीं है कि वह तारों और नक्षत्रों का पूरी तरह से ज्ञान रख सके, लेकिन वह अपनी सामान्य सी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी कल्पना के आधार पर उसका एक निष्कर्ष निकाल लेती है। उसे लगता है कि चाँद के स्वरूप में इस प्रकार से जो परिवर्तन हो रहा है वह कोई बीमारी है, जिसके कारण चाँद बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है और घटता है तो घटता ही चला जाता है। तो ये बच्चों की कल्पना होती है, बच्चे कुछ भी कल्पित कर सकते हैं, कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तारों को देख करके और आकाश, दूर दूर तक आकाश में फैले हुए तारों और उसके बीच में दिखने वाले सुंदर स्वरूप वाले चंद्रमा को देख करके बालिका ने कल्पना की कि वह दूर चारों दिशाओं में फैला हुआ यह आकाश, तारों जड़ित यह आकाश उसके वस्त्र का कार्य कर रहा है, और उसका उसका बाकी शरीर पूरी तरह से ढका हुआ है, सिर्फ उसका गोल सा चेहरा नजर आता है, ठीक है। तो ये बालिका की सामान्य सी कल्पना थी। बच्चों की कल्पनाएं ऐसे ही होती हैं, किसी भी विषय में वह कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में और इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए क्या है, आप पहने हुए हैं, पहले से छोटा थोड़ा कर लिया जाए,
आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से बालिका क्या कहना चाहती है? आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से बालिका कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ठीक है। या दूसरा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो? देखिए, जैसा कि इस कविता में बताया गया है, लड़की जो कह रही है उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो बालिका की कल्पना है कि चारों तरफ जो ये आकाश फैला हुआ है, यह क्या है? चंद्रमा का एक परिधान है, एक वस्त्र है जिसे चंद्रमा ने धारण कर रखा है। और चंद्रमा जब आकाश के बीचों बीच निकलता है, चमकते हुए दिखाई देता है, ऐसे चमकते हुए दिखाई देता है, सबके मन को आकर्षित करता है। तो इस वजह से बालिका को ऐसा लगता है कि जैसे वस्त्रों के बीच से सिर्फ चंद्रमा का मुखड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं, जैसे हम ठंड में क्या करते हैं, चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं और केवल हमारा चेहरा ही दिखाई देता है, उसी तरह की कल्पना कुछ बालिका की भी है। तो बालिका कहती है कि बालिका की यह कल्पना सही होगी कि जो है चांद जो है तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, इसे हम सही मानेंगे। ठीक है। फिर देखिए, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। देखिए, इसका कारण जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है। देखिए, हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से चांद घट रहा है, बढ़ रहा है और पूरे आकार को प्राप्त कर रहा है, यह पूरे आकार को कब प्राप्त करता है? यह पूर्णिमा में प्राप्त करता है, पूर्णिमा को के बीच प्राप्त करता है। ठीक है। और यह जो है अपने पूर्ण रूप में और हल्के से टेढ़े होने की बात कही, हल्का टेढ़ा होना, तो ये अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा के बीच की बातें हो सकती है। ठीक ना, ये अष्टमी से पूर्णिमा के बीच की बातें हो सकती हैं। और भी अधिक जानकारियाँ आपको अपने परिवारजनों से प्राप्त हो सकती हैं। और इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण क्या है? अनुमान लगाओ और इसका कारण बताओ। देखिए, कारण यही है कि चंद्रमा को बालिका ने क्या कहा है? गोल मटोल होने की बात कही है। जैसे तो इस दिन अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में चंद्रमा धीरे धीरे अपने गोल मटोल आकार को प्राप्त करता है, और इसी दौरान चंद्रमा रोज धीरे धीरे क्या करता है? बढ़ता है, अपने आकार को बढ़ाता है। ठीक ना। और जब लगभग कृष्ण पक्ष यानी कि जब अमावस्या वाली कृष्ण पक्ष आता है या प्रथमा से अष्टमी के बीच की बातें होती हैं, उस दौरान चांद के आकार रोज जो है क्या होता है? घटता है, रोज घटता रहता है। तो ये आप इसका कारण समझ सकते हैं। देखिए, जब पूर्णिमा और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच की बात होती है तो चांद का आकार गोल मटोल होता चला जाता है, धीरे धीरे रोज बढ़ता है। और जब प्रथमा से लेकर के अष्टमी के बीच बात की जाती है तो उस दौरान चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है। ठीक है। देखिए, आगे का जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसमें दिया है इस कविता को। देखिए, यह जो प्रश्न है तीसरा वाला, इसे आप पढ़ेंगे और इसके आधार पर एक छोटी सी, यह प्रश्न बहुत उपयोगी नहीं है, इसे करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना के आधार पर देखिए दिया है कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चाँद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का होता तो वो किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? ठीक है, किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह बातों का क्या जवाब देगा? आप अपनी कल्पना से चाँद की ओर से दिए गए जवाब को लिखो। तो ये प्रश्न आपके लिए है, एक तरह का असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है। इसको आप अच्छे से वार्तालाप, जैसे कन्वर्सेशन होता है, संवाद होता है कि दो लोगों के बीच का संवाद, वैसे ही चाँद से और आपके जो है बीच की कन्वर्सेशन यानी कि वार्तालाप को आप इसमें लिखेंगे कुछ सीमित शब्दों में। ठीक है। आगे देखिए, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। तो देखिए, ये सूरज से अगर गप्पे लगाई जाएं या सूरज से अगर बातें की जाएं तो किस तरह से हम कर सकते हैं, ये सब कल्पना की बातें हैं। आप इसे अपने किसी मित्र के साथ इसका कन्वर्सेशन आप स्वयं
किसी अपने मित्र को या तो सूरज बना दीजिए या स्वयं सूरज बन जाइए और अपने मित्र से अपने आप से वार्तालाप करने की बात कहिए, ठीक है। और पेड़ से और बिजली का खंभा, इस तरह की बातें जो है एक दूसरे से बात करके और इस तरह की कन्वर्सेशन आप तैयार करिए, ठीक ना। फिर देखिए आगे जो प्रश्न है, भाषा की बात, चांद संज्ञा है चांदनी, रात में चांदनी विशेषण है, ठीक है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान में से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। देखिए गुलाबी, ठीक ना, तो गुलाबी हो जाएगा, ई प्रत्यय लगा हुआ है पगड़ी में, पगड़ी प्रत्यय हो जाए, पग पग और ड़ी हो जाएगा, मखमली में मखमल ई हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय की बात की गई है तो प्रत्यय में इसी साथ ये देखिए ग्रामर के प्रश्न हैं, इसे आप खुद ही कर लेंगे, इस पार्ट में कोई खास प्रश्न नहीं है, ठीक ना। तो आगे जो नया पाठ होगा उसे हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और इससे संबंधित कोई भी चीज़ और आपको पूछनी होगी तो विद्यालय खुलने पर आप इससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।